नमस्कार साथियों। आज हम कुछ लिटरेरी टर्म्स करेंगे। लिटरेरी टर्म्स को जब हम तैयार करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम टीजीटी और पीजीटी में इग्नोर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें करने ही होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आप एक वर्ड में नोट कर लोगे, आसानी से याद हो जाएंगे, और कुछ में आपको ज्यादा ध्यान लगाना होगा। तो शुरू करते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है कि फीलिंग जो है वो हमारे अंदर, इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं, इमोशन कैसे क्रिएट होते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हो, वो मूवी किसी लड़ाई के बारे में। अब मूवी स्टार्ट हुई, एकदम से कोई बॉम्ब गिरा और किसी व्यक्ति का घर तबाह हो गया। अब आपने देखा, थोड़ा सा आपके अंदर इमोशन आए, ज्यादा कुछ नहीं आएगा क्योंकि सब चीज एकदम से हो गई। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को होता कहता है कि इमोशंस होने चाहिए, वो सिचुएशन इवेंट्स होने चाहिए। उन इवेंट्स के जरिए ऐसे इमोशंस क्रिएट होते हैं कि आप जो है खुद फील करने लगते हो कि आप करेक्टर से जुड़े हुए हो। जैसे कोई लड़ाई वाला सीन है, अब किसी आदमी को पता लगा कि हमला होने वाला, वो घर पे आया, चीजों को जो है वो अपनी जरूरी चीजों को कह रहा को रख रहा है, बच्चों को घर निकाल रहा। अब उसी बीच में बॉम्ब जो है वहां पे गिरा, कुछ उसके साथ में जो है दुर्गति, कुछ दिक्कत हो गई। अब आप जब देख रहे हो, उसकी परेशानियों को देख रहे हो, कैसा वो फील कर रहा है, तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे और आप जो हो उस करेक्टर से अपने आप को लिंक कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है ऐसे इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स या ऐसी सिचुएशंस जिनके जरिए इमोशंस क्रिएट होते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये एग्जाम में पूछा गया, किसने कॉइन करा था? तो जनरली कई बार गलत लगा देते हैं। ये अमेरिकन पेंटर और पोएट थे वॉशिंगटन एल्स्टन, उन्होंने ये शब्द कॉइन करा था। लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने करा? वो थे टीएस एलियट। उन्होंने एस्से लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट एस्से, 1919 में पब्लिश हुआ था। उसमें इन्होंने इस वर्ड को काफी जो था इलेबोरेटली समझाया था कि ये कैसे जो था इवेंट्स, जो सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो कैसे हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट करती हैं और हम कैसे एक कैरेक्टर से लिंक हो जाते हैं। अगर हम बात करें जो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है, अब नाम से ही पता लग रहा है, शेक्सपियर ने जो हेमलेट लिखा था उसमें वो थोड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज करा, कहा जाता है कि हेमलेट सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा प्ले, लेकिन इसमें जो इमोशंस हैं वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हिसाब से देखें तो फेलियर है, आर्टिस्टिक फेलियर है। मींस उसमें इमोशंस क्रिएट नहीं होते क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो एकदम से चीजें हो रही हैं। मैकबेथ की तारीफ करी थी। मैकबेथ में जो सिचुएशंस आती हैं कि पहले ऐसे हो रहा है, फिर हल्का एक इवेंट हुआ, फिर हल्का आगे का इवेंट हुआ, फिर हल्का, तो हम जो है लिंक कर जाते हैं उस करेक्टर से, हमारी कई बार सहानुभूतियां हो जाती हैं। तो हेमलेट में जो है वो आर्टिस्टिक फेलियर रहा, किस पर्पज से? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से, क्योंकि सिचुएशन जो थी वो एकदम से हुई, ये नहीं कि हमारे अंदर इमोशंस एकदम क्रिएट हुए। लेकिन मैकबेथ जो था उसमें सिचुएशन ऐसे हो रही है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्रिटिसाइज करा था हेमलेट को। हालांकि जो राइटर्स से बात की, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता जिससे आप ये कहो कि ये जो वर्क है, ये इसमें इमोशंस ऐसे होने चाहिए। भाई आप कोई मूवी बना रहे हो, अब मूवी में क्या होता है कि आपको शुरुआत में दिखाना है कोई ऐसी सिचुएशन है कि किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ, तो आप कैसे इमोशंस को ज्यादा डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको बात की चीज दिखानी है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इमोशंस को क्रिएट कर सको। ये अपने राइटर की अपने ऊपर होता है, या जो डायरेक्टर है या जो भी है उसके ऊपर होता है वो कैसे इमोशंस को दिखाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां से लेके यहां तक इसको जरूर ध्यान रखना, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। बस यहां से लेके यहां तक आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा वर्ड है, वस्तुनिष्ठ। जब कोई राइटर कोई वर्क लिख रहा है और हम कहें ये वर्क ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या? उसने अपने बारे में नहीं लिखा। दूसरा, रियलिटी के बारे में लिखा होगा, आसपास की चीजों के बारे में लिखा होगा। कुछ जैसे होता है डाटा वगैरह, डाटा से मतलब आंकड़े वगैरह नहीं है, कुछ अपने को छोड़कर सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, किसी नेचर के बारे में लिखा है तो नेचर के बारे में ही लिखा है, ये नहीं कि अपने बारे में लिखा होगा। किसी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कोई जो है, तो उस चीज के ऊपर लिखा होगा, अपने बारे में नहीं लिखा होगा। वो होता है ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्क जिसमें व्यक्ति अपने बारे में जनरली लिखे। इसमें आपको अगर कहोगे तो आई का बहुत यूज होगा, आई का बहुत यूज होता होगा, और ये सब्जेक्टिव होते हैं। अगर हम कहें तो जितने रोमांटिक राइटर्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स को बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव लिखा है। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, चाहे जो है शैली हैं या कीट्स हैं, इनके वर्क हमें जो है सब्जेक्टिव बहुत मिलेंगे। अब आते हैं ओड पर। देखो, ओड अपने आप में बहुत लेंथी है और इसको ध्यान रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्क्रीनशॉट जरूर रखना।
ओड को अगर मैं कहूं तो पहले केवल एक वर्ड से ध्यान रखो, ओड क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल मींस लेटर, इस फॉर्मल को ऐसे समझो, लेटर दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जो हम अपने परिचित को लिखते हैं, यार दोस्तों को लिख दिए, परिवार वालों को लिख दिए, और फॉर्मल वो होते हैं जो हम किसी अधिकारी को, किसी को लिखते हैं। तो फॉर्मल मींस किसी ओकेजन के लिए ये लिखे जाते हैं, इनको सॉन्ग जो है गाया जाता है। लिरिक, लिरिक वर्ड बना लायर, वीना से, मींस गाया जाने वाली पोम है। तो ओड जो है एक फॉर्मल किसी खास ओकेजन पे गाई जाने वाला सॉन्ग है। तो कोई भी सॉन्ग हो जो किसी ओकेजन पे गाया जाता हो तो वो क्या हो गया? ओड हो गया। अब इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? इसमें सब कुछ आ गया अगर आप देखोगे तो। सोनेट क्या होता है? सोनेट को देखो तो सोनेट में हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मिल्टन ने लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो 8 लाइन तक गॉड पे क्वेश्चन करे थे कि गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, फिर बाद की 6 लाइनों में उसे आंसर मिल जाता है, गॉड की तारीफ करी है। तो सोनेट भी इसका ही पार्ट हो गया। एलेजी भी इसमें आ गया, कोई एलेजी में भी आप किसी व्यक्ति की बात करते हो, दुख की बात करते हो जो हुआ है। तो ओड जो होता है ये अपने आप में कई चीजों को अपने अंदर रखता है। अब ओड की डेफिनेशन, फॉर्मल लिरिक पोम है। जो फॉर्मल से मतलब क्या है? किसी खास ओकेजन के लिए, इसमें किसी की प्रशंसा करी जाती है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, प्लेस और ऑब्जेक्ट किसी चीज के लिए हो सकता है, इसमें आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हो, तो ये एक तरीके से सोनेट भी हो सकता है। या फिर किसी के फ्यूनरल, किसी के जो फ्यूनरल है, अंत्येष्टि, जब वो मर जाता है तो उसमें जो है दुख भी व्यक्त कर सकते हो, तो एक तरीके से एलिजी भी हो सकती है। तो अपने आप में बहुत ही ये वाइड होता है। अच्छा, कोई इसकी स्टैंजा या स्ट्रिक्ट लाइन फॉर्म नहीं होती है। ओड को जब लिखने बैठता कोई राइटर तो किसी चीज को जनरली वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत लेंदी हो जाता है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बतलाता चलूंगा। अगर हम बात करें ओड तो 3 तरीके के होते हैं, एक पिंडेरिक ओड, दूसरा होरेशन ओड, और तीसरा इरेगुलर ओड। पहले पिंडेरिक ओड की बात करते हैं। देखो, पिंडेरिक ओड, पिंडर जो है एक नाम है, एक ग्रीक राइटर थे बहुत पहले, पिंडर, इसे ग्रीक ओड भी कहते हैं, उनके नाम पर पड़ा है, पिंडर के नाम पर पिंडेरिक ओड। ये किसी ओकेजन पे गाया जाता है, पिंडेरिक ओड। इसमें क्या होता है अब समझ जाओ, सॉन्ग होता है, इसमें डांसर्स पार्टिसिपेट करते हैं। डांसर का मतलब क्या आ गया कि ये किसी स्टेज पे गाया जाएगा, ठीक है? और कोरस होते हैं, 4-5 लोग जो हैं वो गा रहे होंगे साइड में खड़े हुए, और ये बहुत पहले की चीज है। और जो है उधर जो है वो गाया जा रहा होगा, जो डांसर्स होंगे वो उधर बैठे होंगे, जो है सॉन्ग को वो अपना परफॉर्म कर रहे होंगे, वो साइड में गा रहे होंगे। इस तरह से इसे गाया जाता है। और ये जो सॉन्ग्स होते हैं ये इरेगुलर इन दियर लेंथ, इरेगुलर होते हैं अपनी लेंथ में, मेट्रिकल पैटर्न में और राइम में। तो इरेगुलर होते हैं, कोई लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, ना ही मेट्रिकल कोई पैटर्न होता है कि खास पैटर्न में कोई इस तरह से लिखा जाता है, या राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टफे, एंटी स्टफे और इपोड। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, स्टफे, स्टफे की बात करें तो ये पहला सेक्शन होता है जिसमें कोरस गाते हैं, कोरस साइड में खड़े हुए गा रहे हैं, और जो डांसर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब डांसर जब परफॉर्म करते हैं तो पहले जमाने में ऐसे ही डांस होता था। अगर हम बात करें तो आज से 2000 साल पुरानी बात कर रहे हैं ये, अब ये कोई ओड इस तरीके के यूज में नहीं होते भाई। एक तरह फैशन था जो पहले इस तरह से लिखे गए, अब इस तरीके की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, तो ये चीज मान के चल लो। अब कोरस साइड में गा रहे हैं, अब जो डांसर्स हैं वो मूवमेंट करते करते एक साइड में आ गए, ठीक है? ये हो गया स्टफे। अब एंटी स्टफे में क्या होगा, कोरस गा रहे हैं साइड में, अब जो डांसर्स हैं वो फिर इस साइड में आ गए, अपोजिट साइड में चले गए। और ई पोर्ट में क्या होगा, वापस आ गए, और जो पुरानी वाली पोजीशन थी उसी में खड़े होकर वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, हाथ चला के जैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 उसके पार्ट हुआ करते थे। इसमें हम बात करें पिंडेरिक ओड की। पिंडेरिक ओड की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी लिखा था, ठीक है? थॉमस ग्रे का बहुत इंपॉर्टेंट है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, पिंडेरिक कोड। और थॉमस ग्रे का ये द बार्ड अ पिंडेरिक कोड। इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं अब हम होरेशन ओड। तो होरेशन ओड की अगर हम बात करें तो रोमन राइटर थे होरेश, उनके नाम पर पड़ा होरेशन ओड। इसकी बात करें तो ये सेम राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। देखो, पिंडेरिक कोड क्या थे, इरेगुलर थे, ये सेम राइम स्कीम को, मीटर को फॉलो करते हैं। तो ये उससे बिल्कुल अपोजिट से हो गए। सेम राइम स्कीम मिली, मीटर मिला, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। होरेशन ओड की बात करें तो होरेशन ओड जो होते हैं कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं करे आते,
पिंडेरिक स्टेज पे थे, डांसर्स थे, कोरस था, ठीक है, तो स्टेज पे करे आते हैं। ये किसी ओकेजन के लिए नहीं होते, ये किसके लिए होते हैं, कोई लव जॉय ये वाली फीलिंग होती है, फ्रेंडशिप। और ये पब्लिक इवेंट, स्टेज पे परफॉर्म नहीं कराया था, पब्लिक इवेंट के लिए नहीं होते हैं। अगर होरेशन ओड की बात करें तो जॉन कीट्स का एक फेमस है ओड टू अ नाइट एंगल। ओड टू अ नाइट एंगल में जॉन कीट्स अपनी फीलिंग को बतला रहे हैं। तो ये ओड टू अ नाइट एंगल जो है ये एक होरेशन ओड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इनको ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल काम है। 3 पार्ट ध्यान रखो। टीजीटी के हिसाब से ये वाली चीज अनइंपॉर्टेंट है, केवल डेफिनेशन ध्यान रखो जो है ओड की, ठीक है। फॉर्मल लिरिक पोम, लिरिकल पोम, बस इतना ध्यान रख लो। और इसके तो 3 जो होते हैं, 3 तरह के को होते हैं, पिंडेरिक ओड, होरेशन ओड, इर्रेगुलर ओड। होरेशन ओड, पिंडेरिक ओड के 3 पार्ट थे, बस वो ध्यान रखो, स्टफ है, एंटी स्टफ है, इपोड। होरेशन ओड हो गया। अब लास्ट का इर्रेगुलर ओड। देखो नाम से समझो, इर्रेगुलर मींस क्या है, ये इर्रेगुलर है, कोई इसमें रूल नहीं चलता। लाइंस इर्रेगुलर होंगी, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगी, और किसी भी टॉपिक पे इसे लिखा जा सकता, कोई ऑर्डर इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग हो गए, इससे हम कह सकते हैं ये नए जमाने के हिसाब से हो गए, क्योंकि नए जमाने में जब आप लिखे होने बैठोगे तो कोई ऐसा नहीं किसी रूल्स को फॉलो करो, लिखने बैठोगे। अब ये थोड़ा ध्यान होगा कि मैं इस रूल को फॉलो करूंगा, इसमें जो 3 पार्ट होंगे ये होंगे, इस तरह से नहीं, आप लिखने बैठ जाओगे, तो इरेगुलर होता है। इसका हम एग्जाम्पल लें तो कीट्स ने लिखा था ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। ये 3 हो गए। यहाँ पे ये सारे ओड हैं जो बहुत जाने माने हैं, कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे आपने पढ़े भी होंगे, चाहे वो कीट्स ने लिखो चाहे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। ओमनिबस, देखो ये एक वर्ड है जो टीजीटी पीजीटी के में कई बार पूछ लिए आते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। ओमनिबस से मतलब होता है, कोई राइटर है, उसने कोई नॉवल लिखा लेकिन बहुत हैवी हो गया, तो उसने पहले एक पार्ट लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, बाद में वो स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब तीनों को एक साथ पब्लिश करा, जो तीनों को एक साथ पब्लिश करा तो वो कहलाएगा ओमनिबस, एकत्रित संकलन। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, एक बुक के जब 2 से ज्यादा पार्ट्स हों और उसे अलग अलग पब्लिश करा जाए, तो जब बाद में जब एक साथ पब्लिश करा जाता है, एक साथ, तो उसे क्या कहते हैं, ओमनिबस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओटावा रीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कभी भी पोम को लिखा जाता है तो खास पहले जो होते खास फैशन को फॉलो करा जाता था कि सस्पेंशन स्टेंजा में लिखें या किसी में लिखें, तो ये एक तरीके का लिखने का एक तरीका होता था और काफी पुराना है। इटली में इस तरह का जो तरीका था वो यूज कराया जाता था। इटली में इस तरह की पोम लिखी जाती थी। ये पोम कैसे लिखी जाती थी, 8 लाइन की होती थी, जिनकी राइमिंग स्कीम ये होती थी, ऑल्टरनेट होती थी, ए बी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी पीजीटी नेट सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 8 लाइन्स होती थी, 8 आयम्बिक, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता था, ज्यादातर आयम्बिक में ही होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में मीन्स 10 फीट होंगे, ठीक है, 5 फीट होंगे, और 2 सिलेबल होते हैं हर एक फीट में, मीन्स 10 सिलेबल हो गए। 5 फीट होंगे, 10 सिलेबल हो गए। अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, जैसे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, इस तरह से जो है लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, 8 लाइन होती है, और ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ये जनरली ज्यादा यूज नहीं करा गया, इटली में बहुत यूज हुआ, लेकिन इंग्लिश में इसे ज्यादा यूज नहीं करा गया, क्योंकि इस काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर यूज करा जाता है इसमें। ए बी आपको बहुत मुश्किल होगी कि सेम ऑर्डर फॉलो कर पाओ ज्यादा देर तक, तो इस वजह से इसको जो है कम यूज करा गया। अगर हम बात करें इंग्लिश में सबसे पहले किसने यूज करा था, तो एलिजाबेथन राइटर थे, उन्होंने ट्रांसलेशन करी थी टैसो और एरिस्टो की, उन्होंने यूज करा था, ठीक है। तो टैसो और एरिस्टो के वर्क की ट्रांसलेशन हुई थी, उसमें यूज हुआ। लॉर्ड बायरन का नाम आता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बेपो, उन्होंने यूज करा था उसमें, जो लिखा था, जिस फैशन में लिखा था, जो तरीका यूज करा था, तो वो ओटावा रीमा का था। द विजन ऑफ जजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो पूछ लिया जाता है, डॉन जुआन, एपिक वर्क है लॉर्ड बायरन का। डॉन जुआन को जो था ओटावा रीमा में उन्होंने लिखा था। इसके अलावा शैली की बात करें तो द विच ऑफ एटलस ओटावा रीमा में लिखा हुआ है। जॉन कीट्स का ईसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल ओटावा रीमा में, और डब्ल्यू बी यीट्स की पोम सेलिंग टू बाइजेंटियम, और दूसरी पोम है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो ये सब जो वर्क हैं इसमें डॉन जुआन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे वर्क जो है ओटावा रीमा में लिखे हुए हैं, 8 लाइन का इसमें जो है पैटर्न होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या होते हैं,
दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड लिखे होते हैं, साइड बाय साइड लिखे होते हैं, बिल्कुल पास पास लिखे होते हैं, दो अपोजिट वर्ड। अगर मैं इसे कहूं, यहां पे देखो कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, प्लेस टुगेदर, दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे डेफनिंग, बहरा करने वाला शांति, बहरी करने वाली शांति, तो दो अपोजिट वर्ड हो गए, डेफनिंग और साइलेंस। बिटर स्वीट, कड़वा मीठा, दो अपोजिट वर्ड हो गए। लिविंग जिंदा, डेड। तो जब दो अपोजिट वर्ड को बिल्कुल साइड बाय साइड लिख दिया जाए तो वो होता है ऑक्सीमोरन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बहुत आसान है वैसे ये। पेन, देखो पेन क्या आता है, कोई भी सॉन्ग या फिल्म हो जिसमें आप किसी की तारीफ करो उसे पेन कहते हैं। कोई भी वर्क हो जिसमें आप किसी की तारीफ करो, ये एक तरीके का टर्म है, ठीक है, इससे बस नोट कर लो, ठीक है। तारीफ वाला वर्क, कोई भी वर्क जिसमें तारीफ करी जाए वो होता है पेन, ठीक है, कोई भी वर्क जिसमें तारीफ करी जाए, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो, कोई भी वर्क जिसमें की तारीफ करी जाए तो वो होता है पेन। पेजेंट झांकी, कोई शो, सेलिब्रेशन, परेड जिसमें लोग जो होते हैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के निकलते हैं, इसे कार्निवल भी कहते हैं। झांकी, झांकी निकलती है रामलीला वगैरह की, तो वो होता है पेजेंट, ठीक है। पेजेंट, बस झांकी से ध्यान रखना, इसी का वर्ड बना है, नाउन है ये भी, पेजेंट्री। जब झांकियों का जो प्रदर्शन होता है, भव्य प्रदर्शन, झांकियों का प्रदर्शन, उसे पेजेंट्री कहते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे थोड़ा समझ जाओगे। शी लव्ड द पेजेंट्री, वो भव्य प्रदर्शन को पसंद करती थी, एंड ट्रेडिशन ऑफ द मोनार्की, और जो राजशाही की जो परंपरा है उसे वो पसंद करती थी। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, पैनजेरिक, पैनेजेरिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई वर्क, पैनेजेरिक ऐसा कोई वर्क जिसमें आप किसी की तारीफ करो, कोई सॉन्ग हो, कोई भी वर्क हो, चाहे ड्रामा हो, कुछ भी हो, उसमें आप किसी की तारीफ करो तो वो पैनेजेरिक होता है, ठीक है। पैनेजेरिक का एडजेक्टिव होता है पैनेजेरिकल, जैसे यहां पे कहूं पैनेजेरिकल पोम, पैनेजेरिकल आर्टिकल, पैनेजेरिकल पैराग्राफ। तो ये टर्म के एक वर्ड के तौर पे आप याद करो, वर्ड मीनिंग के तौर पे। पैनेजेरिक मींस प्रशंसा गान या लेख, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आप किसी व्यक्ति की तारीफ करो उसे पैनेजेरिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड वाले हैं ये सारे। देखो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और काम का भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने वर्क में कई जगह कहा है कि काश मैं पैंथिस्ट होता, और वो अलग अलग वो देवताओं, भगवानों की बातें करते हैं कि मुझे ये वाला भगवान जो है वो समुद्र से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, जो उन्होंने बातें कही, उन बातों की वजह से ये कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पैन, यहाँ पे वर्ड की बात करते हैं पैंथिज्म। थोड़ा हटकर बतलाता हूं मैं। देखो रिलीजन जो होते हैं उनकी मान्यताओं के आधार पर कई उसमें डिवाइड करा जाता है। जैसे एक रिलीजन होता है एक ईश्वरवादी, जिसमें एक ही भगवान में विश्वास करा जाता है, जैसे एक अल्लाह। जिसमें अब्राहमिक रिलीजन आते हैं, जुडिज्म जिसे हम यहूदी धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, ये तीनों धर्म जो है एक ईश्वरवादी धर्म है। पारसी धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है, उसमें भी एक ईश्वर का गॉड होता है। एक ईश्वरवादी धर्म हम कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसकी एक शाखा, बहुत कम मानने वाले लोग हैं जिसे हम कहते हैं आर्य समाज, वो भी एक ईश्वरवादी धर्म होती है, वो एक ईश्वर को मानती है। लेकिन जनरली एक ईश्वरवादी धर्म जो है वो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं। फिर दूसरे आते हैं जिनमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो नास्तिक धर्म होते हैं, जिसमें जैन धर्म आता है, इसमें भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आत्मा होती है, आत्मा जो होता है विलीन हो जाती है। बुद्धिज्म, इसमें भी भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हिंदू धर्म में एक शाखा है जिसके मानने वाले नहीं है, अब कुछ हो गए मानने वाले, पहले तो थे ही नहीं, गायब भी हो गए थे बीच में, जिसको चरवाक वाक के शाखा कहते हैं, जो ईश्वर पे प्रश्न चिन्ह करती है, ईश्वर को नहीं मानती है। तो वो भी एक तरीके से जो है नास्तिक धर्म होते हैं। और तीसरे होते हैं बहुदेववादी धर्म। बहुदेववादी धर्म वो होते हैं जो कई एक सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि हर चीज में गॉड है, जानवरों से लेकर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी, और जो चीजें हैं जैसे हम बात करें नदी, समुद्र, पेड़, आसमान, इन सबका जो होता है इनमें भी गॉड है। तो ये वर्ड जो होता है ये होता है पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद। एक ऐसा बिलीफ जब आप अलग अलग भगवानों में विश्वास करो, ठीक है, कि गॉड जो है वो अलग अलग भगवानों के जरिए अलग अलग चीजों में जो है जानवरों में रहता है। तो इसे हम सर्वेश्वरवाद या बहुदेववादी धर्म भी कह सकते हैं। बहुदेववाद, जब आप अलग अलग
भगवान में विश्वास करो कि वो हर चीज में रहते हैं और सारे मिलाकर एक बनाते हैं, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो होता है पैंथिस्ट। अगर हम बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को पैंथिस्ट मानते थे। अब वो पैंथिस्ट किस हिसाब से मानते थे भाई, वो हिंदू तो थे नहीं, सीधी चीज है। ऐसा है, रोमन धर्म और ग्रीक धर्म जो है, इन दोनों धर्मों में बहुदेववादी धर्म है, सर्वेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट मिलता है। इनमें अलग अलग गॉड का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने अपने कई वर्क में कहा है कि काश मैं जो है पैंथिस्ट होता तो मैं समुद्र से निकलते हुए देवता को देखता। तो वो पैंथिज्म में उनका विश्वास था और ही कॉल्ड हिमसेल्फ पैंथिस्ट। और जो ये अलग अलग भगवान होते हैं, इन्हें कहते हैं पैंथियन। जितने भी भगवान होते हैं, ठीक है, जो बाहर के जितने भी आप भगवान समझ लो, है ना, अलग अलग देवता, उनको हम कहते हैं पैंथियन। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ की वजह से। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। पैंटमाइम, देखो अब क्या वो दिक्कत होती है, हर वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। यहाँ पे भी इसको अगर आप देखोगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में, तो इसका मीनिंग मिलेगा आपको, कोई फनी म्यूजिकल प्ले, कोई फनी म्यूजिकल प्ले जो क्रिसमस से पहले बच्चों की स्टोरीज जिसमें परफॉर्म करी जाती हैं, बच्चों से रिलेटेड प्ले परफॉर्म कराया जाता है, उसे हम कहते हैं फनी, उसे कहते हैं पैंटमाइम। अब पैंटमाइम से मतलब भी क्या होता है, दूसरा मीनिंग, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, थिएटर में परफॉर्म कराया जाता है, परफॉर्म कराया जाता है थिएटर में, स्टेज पर, थिएटर में, ड्रामा में परफॉर्म कराया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं वो हाव भाव से करते हैं, बोलेंगे नहीं, हाव भाव से करेंगे। इसमें क्या मिलेगा आपको, जो है फिजिकल जेस्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब बिना बोले, जैसे साइलेंट मूवी होती थी। फेशियल फीचर्स मिलेंगे, एक्सप्रेशन, दुख दिखाना है तो फेस को अलग तरीके से कर लें, कॉमेडी अगर क्रिएट करनी है तो चेहरा अलग तरीके से क्रिएट कर लिया। स्लैपस्टिक कॉमेडी मिलेगी, मींस जैसे गोलमाल में पीटने से कॉमेडी निकाली है, किसी को पीटा तो हमें हंसी आ रही है, तो स्लैपस्टिक कॉमेडी मिलेगी। बॉडी मूवमेंट्स मिलेंगी, बोला नहीं जाता, कभी कभार थोड़ा बहुत चीजें बोल ली जाती हैं, ठीक है। ये जनरली जो है था साइलेंट फिल्म जब थी, और जो कॉमेडिक थिएटर होते हैं जिसमें कॉमेडी परफॉर्म करी जाती है, उसमें जनरली जो परफॉर्मेंस होती है जिसमें बिना बोले करी जाती है, उसे हम पेंटोमाइम कहते हैं। आजकल हम बात करें तो बहुत ये यूज होने लगा है। तो गोलमाल में अगर आप देखो तो बीच में 2-2 मिनट के ऐसे सीन है जिसमें सिर्फ वो जो है एक पीटने से या बिना बोले जो है केवल फेस से ही कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं, 1-2 मिनट के सीन बीच बीच में है। तो ये आपको पेंटोमाइम होता है जब बिना बोले, ये रेड वर्ड का जो रेड निशान है उसमें देखो, फिजिकल जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, स्लैपस्टिक कॉमेडी, बॉडी मूवमेंट्स के जरिए जो है होता है, अपनी बात को रखा जाता है। साइलेंट फिल्म में आपको जनरली मिलेगा कॉमेडी थिएटर, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है कह सकते हैं ये पेंटोमाइम होता है। पेंटोमाइम को अगर हम करें तो पेंटोमाइम एक व्यापक शब्द हो गया, ठीक है, जिसमें आप जो होता है बिना बोले किसी चीज को प्रस्तुत करते हो। इसका एक छोटा रूप होता है माइम। माइम जो है ये पेंटामाइम ही समझ लो, दोनों में देखो, दोनों में आ भी रहा है माइम पेंटामाइम। अब पेंटामाइम व्यापक हो गया, माइम जो है उसका छोटा सा रूप हो गया। माइम में क्या कहेंगे, बॉडी मूवमेंट मिलेगी, फेशियल एक्सप्रेशन मिले, हैंड जेस्चर्स मिले, मींस अपनी बात कर रहे हो, कोई डांस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ अपनी बात बिना बोले कर रहे हो, जैसे साइलेंट मूवी में कोई करेक्टर बात कर रहा है, ये हो गया माइम, ठीक है, नकल उतारना। और पेंटामाइम में क्या होता है, ये तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, माइम तो है ही है, साथ में डांस होगा, म्यूजिक होगा, कॉमेडी होगा, सब कुछ होगा इसमें, एक्सेग्रेटेड मूवमेंट होगी, स्लैपस्टिक होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें बोल भी लिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोला है, थोड़ा बहुत बोल भी लिया है, जैसे बोलने के बाद चीखने की आवाज कोई निकाल दी, किसी ने डांटने की आवाज निकाल दी, तो ये थोड़ा वाइड मूवमेंट है और दोनों हैं लगभग एक जैसे ही। आगे बढ़ते हैं अब हम। पैराबल, देखो ये मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ पैराबल, बस जल्दी से एक बार बताऊंगा। जो बाइबल थी, बाइबल में नैतिक शिक्षा की कहानियां थी कि लालच करना बुरी बात है, तो जो धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं, ठीक है, कि ऐसा मत करो वरना ईश्वर पनिशमेंट देगा, तो वो होगी पैराबल। और जब कोई नैतिक शिक्षा दी जाए जानवरों के द्वारा तो वो होती है फेबल, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है, जानवरों के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है तो वो होती है फेबल। तो पैराबल जो होती है वो जनरली जो है हमें बाइबल धार्मिक किताबों में मिलती है, जैसे कि चोरी करना बुरी बात है, नोट कर लेना, चोरी करना बुरी बात है। तो जब इस तरीके की कहानियां मिलती हैं धार्मिक किताबों में तो उसे हम कहते हैं पैराबल। आगे बढ़ते हैं, पैराडॉक्स, देखो ऑक्सीमोरन में क्या था, दो अपोजिट वर्ड साइड साइड। पैराडॉक्स में क्या होता है, पैराडॉक्स मीन्स कोई बात कही वो अपने आप को ही काटे,
कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करे, किसी ने बात की अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन जब आप डीपली पढ़ोगे मीनिंग को देखो तो इसमें बहुत गहरा छिपा हुआ रहस्य होगा, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे थॉमस ग्रे ने जो था एक लाइन कही थी, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड टू द ग्रेव। ग्रेव मीन्स कब्र, जो भी रास्ते हैं वो कब्र मृत्यु की तरफ जाते हैं। अब आप इसे देखो, जो भी रास्ते हैं, ठीक है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, जो भी अच्छे अच्छे रास्ते हैं वो कब्र की तरफ जाते हैं। अब खुद ये अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कैसे भी चले आओ जाओगे अपनी कब्र पे ही। तो बहुत बड़ी बात कह दी, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा और बहुत बड़ी बात कह दी, तो ये क्या हो गया, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छा है, सुक्राटीज ने कहा था, ये वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। आई नो वन थिंग, मैं केवल एक चीज जानता हूं, दैट की आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। अब अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, देखो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करा है, और इसमें एक गहरी छिपी हुई बात है, ठीक है, कंटेन्स सम कर्नल ऑफ ट्रुथ, बहुत बड़ा जो है ट्रुथ हो, एक गहरा ट्रुथ छिपा हुआ होता है। तो इसमें कितनी बड़ी बात कही है कि मैं आई नो वन थिंग, मैं केवल एक चीज जानता हूं और वो है कुछ नहीं जानता। तो कॉन्ट्राडिक्ट, अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट करें तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। आगे बढ़ते पैराफ्रेज। भाई पैराफ्रेज को वर्ब और नाउन दोनों होता है। एक बहुत बड़ा, ये जनरली कई जगह आपको एग्जाम में मिलेगा अभी, कोई बहुत बड़ा उन्होंने आर्टिकल दिया, ठीक है, 200 वर्ड का दिया, कहा इसका शॉर्ट में पैराफ्रेज लिखो 60 वर्ड में। मींस आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बहुत शॉर्ट में उसे लिखना है। जब आप किसी वर्ब को अच्छी लैंग्वेज में हल्के वर्ड्स का यूज करके शॉर्ट में लिख दो, उसे पैराफ्रेज कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज का यूज करके आप शॉर्ट में अपनी बात को कह दो, अपनी बात को कह दो, उसे पैराफ्रेज कहता है। पैराफ्रेज ऑफ समथिंग इज द समथिंग इज सेम थिंग रिटन, सेम चीज को लिखा जाए और स्पोकन या बोलकर कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में और ओरिजिनल तरीके से, जिसमें मीनिंग साफ साफ हो। तो बहुत छोटा करके आप किसी चीज को बताओ, ठीक है, उसे कहते हैं पैराफ्रेज। और वर्ब होता है ये, जब आप किसी चीज को बोलकर या लिखकर कहो, ठीक है, और शॉर्ट तरीके से कह दो। अब सिंपल सी चीजें, मान लो मेरे पास कल मैं मूवी देख के आया, मुझसे कहो यार कल जो है मूवी देखने गए थे, कैसी स्टोरी थी, शॉर्ट में बताओ। अब मैं उसे जो कहानी सुनाऊंगा 3 घंटे की मूवी को, मैंने उसे 10 मिनट में बताई, और बताई बड़ी आसान लैंग्वेज में ताकि उसे समझ में आ जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भी बताई, तो ये क्या हो गया, ये हो गई पैराफ्रेज। ठीक है, पैराफ्रेज जो है जब आप शॉर्ट तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात को कहते हो, तो उसे कहते हैं पैराफ्रेज। वर्ब और नाउन दोनों है। आगे बढ़ते हैं पेरीफ्रेजेस। अब ये अपोजिट सा हो गया, देखो वो पैराफ्रेज था, इधर पेरीफ्रेजेस। ये एक तरीके का बोलने का या लिखने का तरीका होता है जब यूजेस मोर वर्ड्स, जब आप ज्यादा यूज करो, जरूरत से ज्यादा, किसी बात को कहने के लिए। आपको एक छोटी सी बात कहनी है लेकिन आप उस बात को कहने के लिए घुमा के बात कह रहे हो, तो वो पेरीफ्रेजेस होता है। ये जनरली जब पेरीफ्रेजेस मिलेगा तो आपको वो जो चीज होगी वो ऐसी लगेगी कि ये फालतू है, रिडंडेंट लगेगी कि ये फालतू में बोल रहा है, इतना छोटी सी चीज थी इसे घुमा के क्यों कह दिया, तो ये रिडंडेंट लगेगी। जनरली कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एफेजिया की दिक्कत होती है, लैंग्वेज में बोलते समय दिक्कत होती है, अपनी बात को, वर्ड को कह नहीं पाते, किसी डिफिकल्ट वर्ड को, तो वो अपनी बात को थोड़ा घुमा कर कहते हैं, तो वो तो यूज करते ही हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये जो पेरीफ्रेजेस होता है, ये जनरली वो लोग बहुत यूज करते हैं जो लैंग्वेज सीख रहा हूं। मान लो मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूं, अब फ्रेंच लैंग्वेज में आया वर्ड बी, ठीक है, मधुमक्खी। अब मुझे नहीं पता कि फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहूंगा उसे, अ येलो एंड ब्लैक थिंग, एक काली और पीली चीज जो कि शहद बनाती है। तो एक छोटी सी चीज को मैंने घुमा के कहा, तो जो लैंग्वेज सीख रहा हो व्यक्ति वो इसका यूज बहुत करेगा, पेरीफ्रेजेस का। और पेरीफ्रेजेस जब किसी पोम में होता है तो उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एक छोटी सी चीज को घुमा फिरा के कहा हुआ है, ये रिडंडेंट है, फालतू लिखा हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए थी। 4 लाइन की चीज थी उसे जो है 8 लाइन में कर दिया पोएट ने। तो पेरीफ्रेजेस जब आप छोटी सी चीज को थोड़ा घुमा के कहो तो उसे पेरीफ्रेजेस कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहें, बस सिंपल सा वर्ड है ये। नेक्स्ट है पेस्टिस। पेस्टिस होता है जब आप किसी वर्क की नकल करो, किसी वर्क की नकल प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा प्रेज करते हुए, लिख दे रहा हूं, प्रेज करते हुए, मींस आपने किसी वर्क की नकल करी, पैरोडी नहीं है, पैरोडी आप मजाक उड़ा रहे हो, नकल कर रहे हो,
लेकिन उस वर्क की आपने प्रशंसा के तौर पे नकल कर रहे हो कि आपने किसी वर्क को पढ़ा शेक्सपियर के, और आपने क्या है, कोई मूवी बनाई हैदर, हैदर के जरिए आपने शेक्सपियर के वर्क की प्रशंसा कर दी कि कितना बढ़िया वर्क लिखा था। तो वो जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, वो होगा पेस्टिस। आप किसी वर्क की नकल करते हो और उस वर्क के जरिए आप ओरिजिनल राइटर का जो वर्क है उसकी प्रशंसा कर दो। ये नहीं कहोगे वो वर्क अच्छा है, लेकिन उस वर्क में आपको पता लग जाए कि भाई वाकई में जो राइटर से इंस्पायर्ड है, उससे प्रभावित होकर लिखा और उसकी प्रशंसा हो गई इनडायरेक्टली। जैसे हैदर मूवी के जरिए हमें पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे जो था, एक हैमलेट प्ले शेक्सपियर ने लिखा तो कितना अच्छा प्ले लिखा हुआ, जब मूवी इतनी अच्छी है। कोई खास मूवी नहीं है लेकिन बतला रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो है, एक किसी वर्क की आप नकल करो और उसमें जो है प्रशंसा करो, तो वो होता है पेस्ट्री। पेस्ट्रीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब आप किसी वर्क की थीम, कॉन्सेप्ट या कैरेक्टर्स को भी आप ध्यान में रखकर कोई वर्क लिख दो। मान लो मैं कोई वर्क लिख रहा हूँ और मैंने किसी राइटर के एक वर्क, एक कैरेक्टर को लिखकर, कैरेक्टर को ध्यान में रखकर पूरा वर्क लिख दिया, तो मैंने उस राइटर से इंस्पायर होकर एक वर्क लिखा, तो मैं उस राइटर के वर्क की प्रशंसा कर रहा हूँ। तो ये भी पेस्टिस हो गया। इसमें एग्जाम्पल देखो, एक राइटर है टॉम स्टॉपर्ड, उन्होंने लिखा था रोजन क्रेट्स एंड गिल्डनस्टन आर डेड। ये दोनों जो थे ये दोस्त थे। हेमलेट जो प्ले है, इसमें ये दोस्त थे, जो हेमलेट है प्रिंस उसके, और इन दो कैरेक्टर्स के ऊपर जो है पूरा का पूरा इन्होंने एक नॉवल लिखा है। तो जो पूरा वर्क है वो शेक्सपियर के दो कैरेक्टर्स के ऊपर लिखा है, तो किसकी प्रशंसा होगी, शेक्सपियर के वर्क की। तो जब आप किसी कैरेक्टर को ध्यान में इंस्पायर होकर किसी वर्क को लिख दो, थीम पर इंस्पायर होकर लिख दो, कॉन्सेप्ट पर इंस्पायर होकर लिख दो, तो वो भी एक तरीके का पेस्टिश हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। पेडेंट्री, देखो पांडित्य प्रदर्शन, जब आप बहुत बारीक चीजों का प्रदर्शन करो, नॉलेज का, कि भाई ये है और ऐसे होना चाहिए, बहुत प्रदर्शन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू इंटरेस्टेड इन फॉर्मल रूल्स, बहुत ज्यादा रूल्स में इंटरेस्टेड हो, स्मॉल डिटेल्स में हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पांडित्य प्रदर्शन कर रहे हो, तो उसे कहते हैं पेडेंट्री। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, पेडेंट्री मींस पांडित्य प्रदर्शन, ये वर्ड है बस, ठीक है। पार्सिफ्लेज, पार्सिफ्लाज होता है कन्वर्सेशन, मतलब फनी जो है कन्वर्सेशन हो। आप जब फनी कोई बात करो, लाइट फनी चैटर जब बात करो, तो उसे कहते हैं पर्सीफ्लाज, ठीक है, ध्यान रखना, पर्सीफ्लाज लाइट इनकॉन्सिक्वेंशियल चैटर, फनी चैटर। फिलोलॉजी, देखो फिलोलॉजी बात करें भाषा विज्ञान, एक तरीके से लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान को हम जो है फिलोलॉजी कहते हैं, बस इतना ध्यान रखो, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। फनीम, देखो यहाँ पे शॉर्ट में बतला दूं मैं, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, 26। देखो हिंदी में जो अल्फाबेट हैं पढ़ लें, उनका सबका अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई साइलेंट नहीं होता जनरली, ठीक है, सबका प्रोनाउंसिएशन होता है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट हैं, लेकिन फेनीम्स कितने हैं, 44, 44 फेनीम्स हैं, मीन्स हर वर्ड का एक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, साइलेंट भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर 44 फेनीम्स होते हैं, 44 साउंड होती हैं। वो 44 साउंड मिलकर कोई भी प्रोनाउंसिएशन बनाती हैं। तो फनीम को अगर हम कहें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, स्पीच किसी वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलकर एक शब्द बनाती है, जैसे मैं कहूं एक वर्ड है काउ, हिंदी में लिख रहा हूं काउ, इसमें मैं कहूं, इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पर बतला रहा हूं, इसे ध्यान नहीं रखना है, का, कै, आ, ओ, मतलब तीन कहें, कै, आ, ओ, ठीक है, मीन्स यहां पे तीन फिनिम्स हो गए, तीन स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, तीन स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड की हैं जो मिलकर एक वर्ड बना रही है काउ। तो 44 कुल मिलाकर जो है फिनिम्स होती हैं, और फिनिम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, सबसे छोटी यूनिट होती है स्पीच की, जो मिलकर एक शब्द बनाती हैं, उससे हम कहते हैं फिनीम, ठीक है। फिनीम जो होती हैं, अगर हम कहें, जैसे कोई वर्ड है टैब, टैब, टैग, 10, इसमें देखो नेट, सेम इसमें लास्ट का जो अल्फाबेट है उससे जो है एक अलग ही फिनीम, अलग ही साउंड क्रिएट हो रही है, जैसे टैब, टैग, राइमिंग वर्ड है, टैब, टैग, बी से बा आ गया, जी से गा आ गया, तो क्या है, एक अल्फाबेट से एक फिनीम निकल रही है। 26 अल्फाबेट है और कितनी फिनीम है, कुल मिलाकर 44। आगे बढ़ते हैं अब हम, बहुत आसान है, बस ध्यान रखना, फिनीम मीन्स 44 फिनीम्स, इससे आइडिया हो जाएगा, 44 फिनीम्स, 26 अल्फाबेट, मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोनाउंसिएशन की, साउंड की। प्लेजरिज्म, देखो इसको अगर मैं कहूं प्लेजरिस्ट, ध्यान रखना, ठीक है, व्यक्ति जो दूसरे
के वर्क की नकल करे, वर्क की नकल करे। आपने कोई वर्क पढ़ा और उसकी नकल करके लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आप क्या कहलाओ? प्लेजरिस्ट। जनरली जब कोई व्यक्ति प्लेजरिस्ट होता है तो उस पर केस लग जाते हैं। मूवीज वगैरह कई बार होते हैं ना, राइटर जो होते हैं, किसी हॉलीवुड की मूवी से चुरा लिया, बिना परमिशन के चुराया उन्होंने, तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्लेजरिस्ट कहलाते हैं। उन पे जो होता है आरोप लग जाता है, उन पे केस लग जाता है। तो प्लेजरिस्ट होता है जब आप किसी वर्क का, कोई भी वर्क को, किसी राइटर के वर्क को आप नकल कर लो, तो प्लेजरिस्ट हो गया। और प्लेजरिज्म हो गया जब आप किसी वर्क की नकल करो, वो प्लेजरिज्म होता है। हमें प्लेजरिज्म से बचना चाहिए, हमारा वर्क खुद का अपनाओ। प्लेजरिज्म से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी वर्क की नकल करी, प्लेजरिज्म करा, तो हम क्या कहलाएंगे? वी विल बी कॉल्ड प्लेजरिस्ट। तो ये हो गया, एक सेंटेंस में मैंने बोल दिया। और वर्ब होता है प्लेजराइज, नकल करना। टू यूज अनदर पर्सन्स आइडियाज, किसी व्यक्ति के आइडियाज या वर्क की नकल करना जो आपका नहीं हो, उसे कहते हैं प्लेजराइज। पोलेमिक, भाई पोलेमिक कहते हैं विवादास्पद लेखन या भाषण। कोई भी आर्टिकल आया न्यूज़पेपर में, उसमें किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करा जो नहीं करना चाहिए, या किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर दी जो नहीं करनी चाहिए। मान लो ट्रम्प की प्रशंसा कर दी जो नहीं करनी चाहिए, तो वो आर्टिकल विवादास्पद हुआ। तो वो जो विवादास्पद आर्टिकल है उसे क्या कहते हैं हम? पोलेमिक। तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी विचार की, मान लो लड़ाई की तारीफ करा, वो लड़ाई सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, तो विवादास्पद जो लेखन हो उसको हम कहते हैं पोलेमिक। और ये जो चीज होती है इसे कहते हैं पोलेमिकल। जैसे पोलेमिकल आर्टिकल, भाई नाउन से पहले है पोलेमिकल आर्टिकल, विवादास्पद आर्टिकल। और जो व्यक्ति लिखने वाला है वो होता है पोलेमिसिस्ट। पोलेमिसिस्ट होता है विवादास्पद, विवादास्पद लेख लिखने वाला, विवादास्पद चीजें लिखने वाला, पोलेमिसिस्ट। तो ये वर्ड है जो केवल आपको ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।